हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के 2023 में जो पेपर्स हुए थे उनका पॉलिटी और इकोनॉमिक सेक्शन का कंपाइलेशन है सभी शिफ्ट्स का। एंड आई होप ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में और पीईटी 2024 में हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले ये समझ लो कि ये आता है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 52 टू 78 जो है ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। तो इसके अंडर जो है वो प्रेसिडेंट आता है, एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट जो है इंडियन स्टेट का हेड होता है, और वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसके इलेक्शन में कौन कौन होता है, तो एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। देन इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो अब देखो इसमें हमने लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर नहीं लिया, राज्यसभा का ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का जाएगा, कौन नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला नहीं होगा। तो मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो वो नहीं जाएगा। अच्छा, और कौन नहीं जाएगा, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर ये भी नहीं जाएगा, लोकसभा का नॉमिनेटेड मेंबर ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इसके भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय whom? तो इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, द फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 359। देखिए 359 आर्टिकल के तहत जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने एक जगह से ली थी, वो कहाँ से ली थी, जर्मनी से। जर्मनी से ही हमने ये लिखा था कि हम जो है फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आर्टिकल 345 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ऑफ स्टेट। देन आर्टिकल नंबर 344 ये है कमेटी ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, वेयर एज आर्टिकल नंबर 356 जो है ये है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, 352, 356, 360। 352 तो नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल होता है, और 360 जो होती है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है विद द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसमें 3-4 आर्टिकल्स ये दिए हुए हैं। तो इसका आंसर वैसे तो है आर्टिकल नंबर 167 जो ड्यूटीज़ ऑफ सीएम बताता है, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं। देखो आर्टिकल 165 जो है ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। और एडवोकेट जनरल, सॉरी, और अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, और ये होता है स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आर्टिकल नंबर 76 में। आर्टिकल नंबर 170 क्या कहता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने आदमी होने चाहिए। और आर्टिकल नंबर 162 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो सीएम की ड्यूटीज़ कौन बता रहा है, आर्टिकल नंबर 167।
अब देखिए वो कह रहा है विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अबॉलिश्ड नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस टू बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका आंसर है 104th अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट ने दो काम किए हैं। पहला काम तो ये करा कि इसने रिजर्वेशन जो है SC/STs का रिजर्वेशन 10 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और ये पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ कि एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन, एंग्लो इंडियंस जो थे ये हटा दिया, क्योंकि ये लोकसभा में कितने हुआ करते थे, 2, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हुआ करते थे, 1। तो इनको हटा दिया, ठीक है, इनको हटा दिया गया। अब 101st अमेंडमेंट एक्ट जो था ये क्या था? 101st अमेंडमेंट एक्ट जो था ये GST से रिलेटेड था कि भाई GST आ गया, ये तब आया था। 100th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था? ये था बॉर्डर, ये था लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने हर कंट्री से कुछ ना कुछ हमने उठाया था। इनमें से हमने 3 में से उठाया था, लेकिन यूक्रेन से हमने कुछ भी नहीं लिया। हमने कनाडा से लिया था, हमने US से लिया था, हमने आयरलैंड से लिया था। तो ये जो है हमने DPSP कहाँ से लिए थे? हमने आयरलैंड से लिए थे, आयरलैंड, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड से हमने और क्या क्या लिया था? हमने लिया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया था। और राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स ये जो नॉमिनेट करे जाते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से। ना US से हमने क्या लिया था? US से हमने बहुत चीज़ें ली हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन US से हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। US से हमने लिया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो हमने US से लिया है। देन हमने सुप्रीम कोर्ट, ये US से लिया है। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये हमने लिया है। देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ये भी हमने USA से लिया है। अच्छा, इन सब से ये ले लिया। अब कनाडा से क्या लिया है? तो हमने कनाडा से लिया है कि फेडरल होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा पावर्स जो होंगी वो सेंटर के पास होंगी एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स। अब इसके साथ साथ हमने और किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया? तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों लिया। देन हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? हमने लिया प्रेसिडेंट जो होगा वो लाइक क्वीन होगा। हमने पोस्ट ऑफ PM लिया। हमने लिया बाय कैमरल पार्लियामेंट, और लोअर हाउस दैट इज़ द लोकसभा, वो क्या होगी? ज़्यादा पावरफुल होगी। और हमने स्पीकर का वो समझा, स्पीकर का महत्व, ये हमने ब्रिटेन से लिया। और सिंगल सिटीज़नशिप, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। अब 2 और कंट्रीज़ हैं जिनसे हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें ली थी। पहली है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और USSR से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, FD, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लानिंग। और जर्मनी से हमने क्या लिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने US से लिए थे, अगर वो सस्पेंड कर दिए जाएं ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब भी एमरजेंसी लगेगी तो क्या कर दिए जाएंगे? जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और ये एमरजेंसी प्रोविजंस जो थे ये कहाँ से आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन डैश, और इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। अब देखो एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 में आया था।
जिसमें उसने एक फेडरल कोर्ट बनाने के लिए कहा था, ठीक है, फेडरल कोर्ट बनाने के लिए कहा था। तो 1937 में एक फेडरल कोर्ट कैलकाटा में बनाया गया था, इन कैलकाटा। अब इसी के 12 साल बाद ऑन 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। तो आंसर इसका हो जाएगा 28 जनवरी 1950। ओके, नाउ हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इट वाज एच.जे. कनिया, एच.जे. कनिया। अब करंटली कौन से हैं? तो अब करंटली हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इस टाइम के ये हैं। अब आर्टिकल्स पर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखिए आर्टिकल नंबर 124 जो है वो पहला आर्टिकल है, जो कि ये बताता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन आर्टिकल नंबर 129 ये बताता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, देन आर्टिकल नंबर 130 बताता है अबाउट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड आर्टिकल नंबर 143 बताता है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत हो तो प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन सम मैटर्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें वो बोल रहा है कि राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1959। तो पहले किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो नागौर में हुआ था, नागौर। तो नागौर जो है वो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे पंचायती राज जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। और पंचायती राज आया किस वजह से था? ये आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जिससे जो है ये जो है 11th शेड्यूल आया था और 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। और ये जो है ये लेकर आया था आर्टिकल 243 से 243 तक। ये सारे आर्टिकल जो थे ये पंचायती राज से रिलेटेड थे। और पंचायती राज से संबंधित जो कमेटी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस वाज द फर्स्ट कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑब्वियसली इसके बाद और भी कमेटीज़ बनाई गई थी, लाइक अशोक सिंघवी कमेटी, और भी कमेटीज़ थी, बट मेन जो है सबसे पहले ये कमेटी बनी थी। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी, जो पंचायती राज था वो नागौर में बना था बाय द 73rd। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द 1892 रिफॉर्म्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वेवल प्लान, काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए 1892 का जो एक्ट बोला जाता था इसको बोला जाता था इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इससे पहले भी एक इसी तरह से एक्ट आया था काउंसिल का, वो आया था 1861 में, दैट वाज आल्सो इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसके बाद एक आया 1909 में, अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये हैं तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन ये है कि ये 1861 वाला है, 1892 वाला है, 1909 वाला है। तो आंसर तो वैसे इसका क्योंकि भाई इसी का एक्सटेंशन कौन सा, भाई इसके बाद जो आ रहा है वही होगा। तो 1909 वाला काउंसिल एक्ट हो गया, इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी जानते हैं। ठीक है, तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था? तो इनका मेन मकसद जो था इन काउंसिल एक्ट से इनका मेन मकसद ये था कि कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1861 वाले एक्ट में इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करा। जो इससे पहले तक सेंट्रलाइज पोर्शन हो रहा था, इन्होंने यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया। इन्होंने यहाँ पर नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनवाई, किसके लिए? बंगाल के लिए, ठीक है, पंजाब के लिए,
क्या बनवाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। और इन्होंने वाइसरॉय को एम्पावर किया कि वाइसरॉय के पास पावर आ गई ऑर्डिनेंस लेने की, ठीक है। तो एक तो ये हुआ 1861 के काउंसिल एक्ट में। नाउ 1892 के काउंसिल एक्ट में क्या हुआ? इन्होंने जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। अब इंक्रीज़ कहाँ कर दिए? दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों में ही इन्होंने इन मेंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। लेकिन अब वो चुने कैसे जाएंगे? बाय नॉमिनेशन, नॉट बाय डायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन की हेल्प से वो चुने जाएंगे। और कौन करेगा? मतलब अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का होगा तो वो वाइसरॉय करेगा नॉमिनेट, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो उसको गवर्नर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार, मतलब ये सब। तो ये हो गया 1892 का एक्ट। अब आ जाओ थर्ड एक्ट पर इसके, जो इन सब का लास्ट वो था द एक्ट ऑफ 1909, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, या उसको कह लो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इन्होंने क्या करा? नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये दोनों ही और इंक्रीज़ कर दिए। इसमें जो है इन्हें एक्सपैंड कर दिया और इनमें सीट्स इंक्रीज़ कर दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो 16 से 60 कर दी, और प्रोविंशियल की जो है ये यूनिफॉर्म नहीं थी, ये हर जगह अलग अलग थी। और इसी में पहली बार ऐसा हुआ, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो पहला जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स जो आया था, ये इसमें ही आया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। और फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को। और इसमें जो है पहली बार इंडियंस को, ठीक है, इंडियंस को इंक्लूड करा गया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो पहले वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र सिन्हा, ओके। तो आंसर इज काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया ऑफ 1909, ऑल्सो द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है कि द ओनली इंस्टेंस व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये वीटो क्या होता है। देखो, जब भी कोई बिल आता है तो सबसे पहले वो पास होगा लोकसभा या राज्यसभा में, देन अगर लोकसभा में पास हुआ तो राज्यसभा में पास होगा, या राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में पास होगा। उसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के साइन में, ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन में। तो अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है और वो लागू हो जाता है। तो ये लास्ट स्टेप है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर्स दे रखी हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो इन बिल्स पर रोक लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब 3 तरह के वीटो जो हैं, 3 टाइप्स ऑफ वीटो जो हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दिए हैं। फॉर एग्जांपल, पहला वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा वीटो सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा है पॉकेट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट ने कोई भी बिल विद हेल्ड कर लिया, मतलब वो कह रहा है कि मैं तो पास नहीं कर रहा भाई, उसने मना कर दिया, तो ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। अब ऐसा वो हर बिल में नहीं कर सकता, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। देन नेक्स्ट हो गया सस्पेंसिव वीटो। इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है पार्लियामेंट के पास, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने अगेन पास कर दिया
तो देन वो ऑब्लिगेटरी होता है, देन वो ज़रूरी होता है प्रेसिडेंट के लिए साइन करना, ठीक है, और वो एक्ट बन जाएगा। तो एक बार भेज सकता है बस। और थर्ड आ गया हमारे पास पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो में क्या हो सकता है? पॉकेट वीटो में वो किसी भी बिल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख सकता है, पेंडिंग रख सकता है, ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रख सकता है। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं थी। तो जो वीटो एक्सरसाइज हुआ था वो यही वीटो एक्सरसाइज हुआ था, पॉकेट वीटो एक्सरसाइज हुआ था। और किस केस में करा था? इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। तो आंसर इसका होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। और ये किसने एक्सरसाइज किया था? बाय ज्ञानी जैल सिंह। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तब राजीव गांधी की सरकार थी और इन्होंने पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने एक्सरसाइज किया था और इन्होंने पेंडिंग डाल दिया था, जिसके बाद ये बिल रिवोक हो गया था। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। अब देखिए ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर तो है आर्टिकल नंबर 175। बट ये हुआ कैसे? मतलब 175, देखो आर्टिकल 175 ये कहता है कि गवर्नर जो है ही में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, या फिर वो कोई भी मतलब मैसेज देना हो लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो वो काम उस काम को कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल नंबर 176 ये क्या कहता है? ये बात करता है अबाउट द स्पेशल एड्रेस बाय हुम? बाय गवर्नर। ये स्पेशल एड्रेस कब होगा? एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन जब भी होगा, ठीक है, तब स्पेशल एड्रेस होगा गवर्नर द्वारा। और ये आर्टिकल 176। तो स्पेशल एड्रेस की बात हुई तो आर्टिकल 176 होगा। अगर नॉर्मल एड्रेसिंग की बात हुई कि भाई नॉर्मल एड्रेस करना है तो आर्टिकल नंबर 175 आएगा। नाउ ठीक इसी तरह एक स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट भी करता है। भाई उसने तो स्टेट का कर दिया, एक प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किसका करता है? पार्लियामेंट का। तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल से करता है? बाय आर्टिकल नंबर 87। तो ये जो हमारा गवर्नर है, ठीक है, ये गवर्नर जो है ये आ गया पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167, ठीक है। वेराज ये जो प्रेसिडेंट है ये हमारा आ गया पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 78, ठीक है। तो मेन बात ये है, हमने ये समझ लिया कि आर्टिकल 175 और 176 में क्या डिफरेंस है। ये हो गया नॉर्मल एड्रेस, ये हो गया स्पेशल एड्रेस, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो स्पेशल एड्रेस देगा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ लोकसभा, हर एक लोकसभा के स्टार्टिंग में जो देगा, जब भी नई लोकसभा इलेक्ट होगी तो वो आर्टिकल नंबर 87 के तहत देगा। अब दो आर्टिकल्स हमारे पास और बचते हैं। हमने समझ लिया 176, 174। अब ये 164 आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल 164 जो है ये डील करता है अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। मतलब जैसे सीएम जो है, ठीक है, गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को बाय द एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट हो गया। देन इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कि भाई जो काउंसिल की स्ट्रेंथ है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल 164 इससे रिलेटेड। नाउ आर्टिकल 165 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि आर्टिकल 165 जो है ये डील करता है विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। नाउ हु इज अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट? ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, और ये कोरस्पॉन्ड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को,
जो कि आर्टिकल नंबर 76 के तहत आता है। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो जो भी मतलब सरकार के केस वगैरह लड़ेंगे वो ये लोग लड़ते हैं, अटॉर्नी जनरल। ओके, तो आर्टिकल नंबर 165 इससे रिलेटेड हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो इट वाज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नाउ ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इनकी पावर को डायरेक्ट करता है, कौन सा आर्टिकल इनकी पावर के बारे में बताया है। दैट इज़ आर्टिकल नंबर 324। ओके, और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके, दो इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब इनका अगर मैं रिटायरमेंट देखूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है सर्विंग मतलब रिटायरमेंट एज जो है वो या तो वो 65 ईयर्स हो जाए या फिर 6 साल तक काम कर ले, जो भी उनसे पहला हो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब प्रेस्क्राइब नहीं करा है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या वो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसके पास सिक्योरिटी रहती है, मतलब इसको आप एकदम से ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमूव इट हिम जस्ट लाइक दैट। ये काफ़ी पावरफुल होता है। और इस टाइम करंटली जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं मिस्टर राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार। तो हु सेड दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ब्रिटिश मेड है एंड वाज वर्किंग ऑन द प्लान्स ऑफ द ब्रिटिश, तो ये कहा था सोमनाथ लाहिरी ने। तो कौन सा लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर जो होता है वो एम्स करता है गारंटी राइट टू वर्क? तो इन चारों में से वो है मनरेगा। मनरेगा, इसको नरेगा भी बोलते थे पहले। तो ये है, ये गारंटी देता है कि आपको 100 दिन का काम जो है वो मिलेगा। और कब आया था ये? 2005 में आया था मनरेगा। और किसके अंतर्गत आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ। A person who is not a member of the parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of how many months? तो इसका आंसर है भाई 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स। किसी का भी अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में किसी भी मिनिस्टर का, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर मिनिस्टर का, एमपी का। ठीक है, तो 6 मंथ्स होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जब पास हुए थे बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन, तो वो कब हुए थे? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, दिसंबर 1992 में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास हुए थे और काफ़ी अच्छे अमेंडमेंट्स थे, काफ़ी रिवोल्यूशनरी अमेंडमेंट्स थे। 73rd अमेंडमेंट जो था इट वाज रिलेटेड विद पंचायत्स, और इसने क्या किया था, इसने 11th शेड्यूल हमारे संविधान में ऐड किया था। और 11th शेड्यूल से पार्ट 9 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐड हुआ था। अब पार्ट 9 में आर्टिकल कितने आए थे? 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक ये आर्टिकल्स इंक्लूड हुए थे। फिर 74th अमेंडमेंट आया। ठीक है, इट वाज रिलेटेड विद म्यूनिसिपैलिटीज़, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड था। और इसने 12th शेड्यूल ऐड करा विच कंसिस्टेड ऑफ पार्ट 9A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? 243 P से 243 ZG तक। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था पहला, वो कहाँ से, वो कब हुआ था? 1951 में, 1951। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग।
तो इट वाज एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया थे इकोनॉमिक प्लानिंग के मास्टरमाइंड। अब एम विश्वेश्वरैया जो थे वो थे दीवान ऑफ मैसूर, ओके, एंड ऑल्सो ही वॉज एन इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर थे। और इन्होंने काफ़ी काम कराए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड के जो गेट्स थे डैम्स के, वो इन्होंने पेटेंट करवाए थे। और एम विश्वेश्वरैया जो हैं इनको 1955 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न इनको मिला था। और 15 सितंबर एवरी ईयर इन्हीं के उपलक्ष्य में इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो एम विश्वेश्वरैया। नाउ हु वाज नॉर्मन बोरलॉग? ही वाज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका वैसे तो आंसर है आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल 75 ही ये राइट देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन दोनों को अपॉइंट करता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है, ये खुद से नहीं करता, ऑन विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये काम करता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है, या कह लो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। अब देखिए वो कह रहा है कि NIBM जो था वो 1969 में बना था। तो किसने बनाया था? देखिए 1969 में तो बना था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पर किसने बनाया था? RBI। ऑब्वियसली यार बैंक से रिलेटेड है तो सारा काम RBI ही तो करेगा, ठीक है। और ये NIBM है कहाँ? इफ़ यू लुक कि यार ये NIBM है कहाँ, तो NIBM है पुणे में, पुणे। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1909 मैसूर रॉयल फैमिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इट वॉज जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। तो IISc एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है, ये बेंगलोर में है। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1909 में। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग नेशनलाइजेशन। मतलब हमको पता है कि 2 राउंड्स में बैंक्स जो थे पहले प्राइवेट थे तो उनको 2 राउंड्स में नेशनलाइज़ किया गया था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। पहला राउंड था 1969 में जब 14 बैंक्स को नेशनलाइज़ किया गया था जिनका कॉर्पस जो था वो 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए था। देन 1980 में हमने 6 बैंक्स को नेशनलाइज़ किया था जिनका कॉर्पस जो है वो 200 करोड़ से ऊपर का था। तो अगर आप लिस्ट देखोगे तो इसमें आपको वैसे पता चल ही जाएगा कि फ़ेज़ 1 के दौरान विजया बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं करा गया था। विजया बैंक जो है वो 1980 में फ़ेज़ 2 में नेशनलाइज़ किया गया था। तो विजया बैंक के साथ और कौन कौन से बैंक थे? एक तो था आंध्रा बैंक, एक था कॉरपोरेशन बैंक जो कि अब नहीं है, देन न्यू बैंक ऑफ इंडिया, देन एक था OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और एक था पंजाब एंड सिंध बैंक, एंड फाइनल वन वाज विजया बैंक। ओके, द आइडिया ऑफ नेशन वाइड GST इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय विच होम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स ने सन 2000 में ये आइडिया दे दिया था इसका GST का, नेशन वाइड GST का। ये केलकर टास्क फोर्स थी। अब GST जो है वो लागू जो है वो 122nd अमेंडमेंट बिल से हुआ था, ठीक है, और 101st अमेंडमेंट एक्ट इससे आया था, इससे जो है लागू हुआ था। तो GST स्टार्ट कब से हुआ? GST स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और कितनी स्लैब्स इसमें रहीं? तो स्लैब इसमें 4 रहीं, 5%, 12%,
18% एंड 28%। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी। अब देखिए ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं गडगिल योजना कौन से 5 ईयर प्लान में बोला गया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना बोला गया था। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूछे तो उसको बोला गया था हारोल्ड डोमोर मॉडल, ठीक है, जो कि बेसिकली मेन एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, एग्रीकल्चर। देन सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये इंडस्ट्रीज़ ओपनिंग पर बेस्ड था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस दौरान ओपन हुई थी। ये था पीसी महालानोबिस मॉडल। और थर्ड जो था ये था गडगिल योजना। सो आवर आंसर इज थर्ड। अब वो कह रहा है क्रिएशन ऑफ नबार्ड वाज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू विच एक्ट। तो ये एक्ट था एक्ट 61। तो एक्ट 61 से नाबार्ड अप्रूवल हुआ था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी। एक शिव रमन कमेटी जो है ये बैठाई गई थी, जिसके बाद नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आया था। और इसका मेन काम था जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का उनको देखना, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देना, उनको लोन्स देना, ये सब काम नाबार्ड का था और है। और एट प्रेजेंट नाबार्ड के चेयरमैन कौन हैं? शाहजी केवी, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। Now where are the headquarters of NABARD? In Mumbai.